हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हमने इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट प्रारंभ किया है। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जो है अलग अलग सब्जेक्ट के भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उस पर हम लोग काम करेंगे, ताकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा हो। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं भूगोल का। देखिए, भूगोल को इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफी। ज्योग्राफी, और ये जो भूगोल है इस शब्द का और इसकी प्रथम व्याख्या का जो श्रेय है ये यूनानियों को जाता है। ठीक है ना। यूनानियों ने ही सबसे पहले इस पर अध्ययन किया और सबसे पहले इसकी व्याख्या करने का भी प्रयास किया। जो ज्योग्राफी जो शब्द है ये जियो और ग्राफिया, ये दो शब्दों से मिला है और ये दोनों यूनानी शब्द हैं। इसमें जो जियो है इसका मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना या वर्णन करना। ठीक है ना। तो इन दोनों के हिसाब से अगर देखेंगे तो भूगोल का जो हमारा डेफिनेशन हुआ कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता है। किसकी? पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता है। ठीक है। लेकिन ये जो भूगोल है ये पृथ्वी के धरातल का ही नहीं बल्कि धरातल के ऊपरी भाग और आंतरिक भाग का भी वर्णन करता है। ठीक है ना। तो भूगोल का एक जो हम लोग को डेफिनेशन मिला कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता है, लेकिन इसमें पृथ्वी के धरातल के ऊपरी भाग मतलब वायुमंडल वाला पार्ट और आंतरिक भाग का भी वर्णन किया जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा भूगोल का एक सिंपल डेफिनेशन मिला है। देखिए, जहाँ तक भूगोल की बात है, भूगोल का जो जनक मानते हैं, इसका जनक हिकैटियस को माना जाता है। हिकैटियस को माना जाता है ना। जबकि इसके पिता के बारे में बात करेंगे कि किसे भूगोल का पिता कहा जाता है, तो भूगोल का पिता कहा जाता है इरेटोस्थेनीज को। इरेटोस्थेनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। और इरेटोस्थेनीज कहाँ के थे? यूनान के ही थे। और इन्होंने ही सर्वप्रथम भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। ठीक है ना। तो इरेटोस्थेनीज ने ही सर्वप्रथम जो है भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया और इन्होंने इसी नाम से पुस्तक भी लिखा। ठीक है ना। तो जियोग्राफिका जो शब्द है सबसे पहले भूगोल के लिए प्रयोग इरेटोस्थेनीज ने किया। कहाँ के थे? यूनान के ही थे। और इन्होंने ही सबसे पहले इसी नाम से क्या लिखा? पुस्तक लिखा। ठीक है ना। तो ये तो हमारा भूगोल है। तो भूगोल में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल। ठीक है ना। और भारत के भूगोल में जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो भारत की अवस्थिति एवं विस्तार ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत की अवस्थिति और इसका विस्तार। ठीक है। तो सबसे पहले भारत की अवस्थिति को हम लोग देखते हैं।
तो आप लोग को ये पता होगा, जैसे ये ग्लोब है और ग्लोब पर 0 डिग्री विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा, इसी को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर लाइन। ठीक है, ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखा है इसको हम लोग, ये भी 0 डिग्री की होती है, इसको बोलते हैं प्रधान देशांतर रेखा। ठीक है ना, इसको प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो उसका टॉपिक है, पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि ये जो दोनों लाइनें हैं ये इमेजरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं, और 0 डिग्री विषुवत रेखा और 0 डिग्री आपका प्रधान देशांतर रेखा प्राइम मेरिडियन, ये दोनों आपस में मिलकर पृथ्वी को 4 ब्लॉक में बांटती हैं। ठीक है, जिसको हेमिस्फीयर गोलार्ध कहा जाता है। तो 0 डिग्री काटी उत्तरी गोलार्ध है और इधर दक्षिणी गोलार्ध है, और जो प्राइम मेरिडियन ने काटा तो ये हो गया पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। इसके हिसाब से देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है ना, और हमारा भारत जो है इसी में अवस्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो आइए अवस्थिति में सबसे पहले देखेंगे तो भारत, पहला लोकेशन क्या मिला कि भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। इसके अलावा कहाँ ये, दक्षिण एशिया में, और कहाँ ये, हिंद महासागर के तट पर। तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में कहाँ पर, हिंद महासागर के तट पर। देखेंगे कि हिंद महासागर के तट पर जितने भी देश हैं उन तट और तटीय देशों में भारत जो है आकार, एरिया और जनसंख्या, इन दोनों ही मामले में भारत जो है सबसे बड़ा है। तो दक्षिण एशियाई देशों में हिंद महासागर के तट को टच करने वाले जितने भी देश हैं उसमें आकार और जनसंख्या दोनों के मामले में भारत सबसे बड़ा है। ठीक है ना, इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखेंगे तो भारत का अगर हम फिगर बनाते हैं हिंद महासागर वाला, तो ये है, तो भारत के पूर्वी भाग में आपका है अरब सागर, पश्चिमी भाग में अरब सागर, और पूर्वी भाग में देखेंगे तो ये है आपका बंगाल की खाड़ी। ठीक है, नीचे में हम लोग को पता है एक देश है कौन सा, श्रीलंका, और यहां पर है आपका हिंद महासागर, इंडियन ओशियन ना, इंडियन ओशियन है। तो भारत के पश्चिमी भाग में अरब सागर है, अरेबियन सी, भारत के पूर्वी भाग में आपका बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और भारत के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर। और ये बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर, ये दोनों हिंद महासागर के ही पार्ट हैं। एक तरह से देखें तो भारत जो है 3 तरफ से दक्षिण में क्या हुआ है, ये हिंद महासागर से या वाटर बॉडी से क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे सागर शब्द का प्रयोग किया है। तो सागर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग महासागर को समझ लेते हैं कि महासागर किसको बोलते हैं। महासागर, तो महासागर किसको बोलते हैं, 2 महाद्वीपों के बीच, 2 महाद्वीपों के बीच विशाल जलराशि को, तो 2 महाद्वीपों के बीच विशाल जलराशि को बोलते हैं क्या, महासागर। ठीक है ना, और महासागर में अगर हम देखेंगे तो महासागर में सबसे बड़ा और सबसे गहरा कौन है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन।
ठीक है ना। तो महासागर किसको बोलेंगे? जो दो महाद्वीपों के बीच जो विशाल जल राशि है, इसको हम लोग बोले क्या? महासागर। विशाल की जल की विशाल भाग को, जो दो महाद्वीपों के बीच में है। और महासागर में देखेंगे तो सबसे बड़ा और सबसे गहरा कौन सा हो गया? प्रशांत महासागर। ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा जल आयतन वाला भी अगर पूछे, जल आयतन वाला भी पूछेगा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। ठीक है ना। अब देखिए, तो सागर में, सागर किसको बोलेंगे? आइए देखते हैं सागर। तो सागर किसको बोलते हैं? सागर महासागर के छोटे भाग को, महासागर के छोटे भाग को क्या बोलते हैं? सागर। और ये किससे घिरा होता है? ये देशों से घिरा होता है। ठीक है। तो महासागर, महासागर किसको बोले? दो महाद्वीपों के बीच विशाल जल राशि को बोलते हैं महासागर। और महासागर के छोटे भाग को बोलते हैं सागर। ठीक है। जो कि देशों से घिरा होता है। ये महाद्वीपों से घिरा हुआ, ये किससे घिरा हुआ है? देशों से घिरा हुआ है। अगर सागर की बात करेंगे, सागर की बात करेंगे तो सागर में सबसे बड़ा, सागर में सबसे बड़ा भूमध्य सागर है। ठीक है। भूमध्य सागर को मेडिटेरियन सी कहा जाता है। अफ्रीका और आपका यूरोप, अफ्रीका और यूरोप के बीच में ये अवस्थित है। और सबसे गहरा की बात हो तो ये है कैरेबियन सागर। ठीक है। तो सागर में सबसे बड़ा और सबसे गहरा प्रशांत महासागर, महासागर में। और सागर की बात करेंगे तो सबसे बड़ा भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। और सबसे गहरा कौन सा हो गया? कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर जो है दक्षिण, जो अमेरिका वाला जो पार्ट है, दक्षिण अमेरिका का जो पार्ट है जो आपका आता है, इसके ऊपर अवस्थित है, जो कि अटलांटिक महासागर का क्या ही है? पार्ट है। ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया हमारा सागर और महासागर में। क्लियर। अब आते हैं हम लोग बंगाल की खाड़ी। तो देखिए, जो ये था आपका बंगाल की खाड़ी, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो खाड़ी के लिए इंग्लिश में दो वर्ड है, एक को बोलते हैं हम लोग बे और एक को बोलते हैं गल्फ। ठीक है ना। तो खाड़ी को बे भी बोलते हैं, खाड़ी को गल्फ भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब बे किसको बोलते हैं और गल्फ किसको बोलते हैं? तो बे जो होगा, तट से लगा जलीय भाग जो महासागर से मिला होता है या संपर्क करता है। ठीक है ना। तो तट से लगा हुआ जलीय भाग जो महासागर से मिला होता है या महासागर को संपर्क करता है, और ये कैसा होता है? ये विस्तृत होता है, ब्रॉड होता है, तो उसको बोलते हैं बे। और बे से जो छोटा है उसको बोलते हैं क्या? गल्फ। मतलब ये क्या हो गया? संकीर्ण हो गया, नैरो हो गया। तो तट से लगा हुआ जलीय भाग जो महासागर से मिला है या महासागर को टच करता है और जो कि विस्तृत है, उसको बोलते हैं बे। और जो बे से छोटा है, नैरो है, संकीर्ण है, तो उसको बोलते हैं क्या? गल्फ। ठीक है ना। तो क्लियर है। अब बे में अगर सबसे बड़ा पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा बे, तो यहां पर आपका बंगाल बे ही आएगा। ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी, बंगाल बे। अगर विश्व का सबसे बड़ा गल्फ पूछा, विश्व का सबसे बड़ा गल्फ, तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा मैक्सिको गल्फ।
ठीक है ना। तो अगर हिंदी वर्जन का क्वेश्चन है तो उसमें अगर खाड़ी लिखा हो, पूछा हो कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी क्या है, तो इंग्लिश मीडियम वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे यूज़ कौन सा वर्ड किया है, बे किया है कि गल्फ किया है। अगर गल्फ होगा तो मैक्सिको गल्फ होगा, ठीक है। अगर बे होगा तो हमारा कौन सा होगा, बंगाल की खाड़ी होगा। क्लियर है। तो बंगाल बे है, तो बंगाल बे विश्व के सबसे बड़ा बे, और मैक्सिको गल्फ मतलब विश्व का सबसे बड़ा गल्फ, ठीक है ना। अगर इस डेफिनेशन के आधार पर अगर हम देखें, इस डेफिनेशन के आधार पर अगर हम देखें तो भारत के साथ जो वाटर बॉडी है, भारत के साथ जो वाटर बॉडी है, जैसे ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, ठीक है। इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी, ठीक है ना। गुजरात से घिरा हुआ, गुजरात का कोस्टल एरिया है। और ये आपका कौन सा है, अरब सागर, अरब सागर को टच करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ये पाक की खाड़ी है, और इस जगह पर देखेंगे तो ये आपका मन्नार की खाड़ी है, ठीक है ना। तो हमने जो गल्फ और बे का जो डेफिनेशन देखा है, ये तो क्लियर है कि ये बे है, क्योंकि नीचे इंडियन ओशन है, पूरा ओपन है, खुला हुआ है। पाक की खाड़ी भी इंडियन ओशन से घिरा हुआ है, ये भी क्या है, बे है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, मन्नार की खाड़ी वाला जो पार्ट है, ये भारत और श्रीलंका से क्या है, ये घिरा हुआ है, थोड़ा नैरो है, तो ये क्या हो जाएगा, गल्फ। ठीक है ना। ये भी क्या है, ये डायरेक्ट टच नहीं कर रहा है, डायरेक्ट किसको टच कर रहा है, अरब सागर को। और ये भी क्या है, यहाँ पर नैरो है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गल्फ, ठीक है ना। ये भी क्या है, नैरो है, घिरा हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा, गल्फ। तो ये कच्छ गल्फ हो गया, ये खंभात गल्फ हो गया, ये मन्नार गल्फ हो गया, जबकि ये पाक बे है और ये बंगाल बे है, ठीक है ना। डेफिनेशन से क्लियर है ये। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो है टॉपिक देखते हैं आगे का। तो टॉपिक है हम लोग का ये जो दक्षिण भारत का पार्ट, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग दक्षिण भारत के पार्ट में ये जो श्रीलंका है, इस जगह का फिगर क्या है, ठीक है ना। थोड़ा इसको हम लोग बड़ा करके देखते हैं। तो देखिए हम फिगर ध्यान से देखेंगे हम लोग। ये श्रीलंका है, ये आपका जाफना प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप पेनिनसुला लैंड का वो पार्ट जो तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा होता है, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप या पेनिनसुला, ठीक है ना। ऊपर में हम लोग देख चुके थे, ये कौन था, पाक की खाड़ी। और यहाँ हम लोग देखे थे कौन सा था, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ठीक है ना। तो ये भारत है, और भारत का ये वाला जो पार्ट है, ये तमिलनाडु वाला है। अब यहाँ पर देखेंगे तो भारत और श्रीलंका के बीच में दो आइलैंड है, द्वीप है।
इसको बोलते हैं हम लोग पंबन द्वीप। इसी पंबन द्वीप पर रामेश्वरम है, ठीक है ना। और रामेश्वरम किसके लिए प्रसिद्ध है? शिव मंदिर के लिए, ठीक है ना। इसी वजह से कभी कभी जो है पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और इसी पंबन द्वीप में आपका जो है धनुष कोंडी है, ठीक है ना। धनुष कोंडी है। और धनुष कोंडी कहाँ पर है? इस जगह पे, लास्ट पॉइंट पे, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो आइलैंड है, द्वीप है, ये श्रीलंका का, ये आपका है तिलैया मन्नार। तिलैया मन्नार ये श्रीलंका का है, ठीक है ना। तो श्रीलंका का तिलैया मन्नार है और भारत का पंबन द्वीप है। और इस पंबन द्वीप को रामेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। और इस रामेश्वरम किस लिए प्रसिद्ध है? शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और इसी पंबन द्वीप पर क्या है? धनुष कोंडी है। तो जो पंबन द्वीप पर जो धनुष कोंडी है, इसी धनुष कोंडी से एक ब्रिज स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं राम सेतु, या इसी को बोलते हैं एडम ब्रिज, ठीक है ना। राम सेतु जो एडम ब्रिज है, इसकी शुरुआत होती है कहाँ से? धनुष कोंडी से। और ये जाता कहाँ पर है? तिलैया मन्नार, ठीक है ना। तो ये राम सेतु एडम ब्रिज क्या कर रहा है? ये भारत और श्रीलंका को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। किससे? पंबन द्वीप को जोड़ता है तिलैया मन्नार को। तिलैया मन्नार श्रीलंका का है और ये पंबन द्वीप भारत का है। तो एक तरह से जो राम सेतु है किसको जोड़ रहा है? भारत और श्रीलंका को, ठीक है ना। और इसी में एक चैनल है जिसको बोलते हैं हम लोग पाक स्ट्रेट। आगे हम लोग देखेंगे स्टेट है, इसी को स्टेट को चैनल के नाम से भी जानते हैं, इसी को जल संधि भी बोलते हैं, इसी को जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग यहाँ फोकस करते हैं किसका? राम सेतु का। तो राम सेतु क्या कर रहा है? राम सेतु जो है पंबन द्वीप को और तिलैया मन्नार को आपस में जोड़ रहा है। तो आइए राम सेतु देखते हैं क्या है ये। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? धनुष कोंडी से, ठीक है ना। तो देखिए राम सेतु जो है, इसकी जो शुरुआत है कहाँ से होती है? धनुष कोंडी से, अभी हमने बताया। इसकी शुरुआत है धनुष कोंडी से। इसकी टोटल लंबाई है ये 48 किलोमीटर है, ठीक है ना। इसका निर्माण किससे है? इसका निर्माण प्रवाल कीट से। प्रवाल जो समुद्री भाग में रहने वाले जीव होते हैं जो कि मरते हैं, इसी प्रवाल को बोलते हैं कोरल और इसी को बोलते हैं मूंगा। तो राम सेतु का एक और नाम कौन सा बताया था आपको? एडम ब्रिज ना, एडम ब्रिज के नाम से भी इसको जानते हैं। तो राम सेतु की शुरुआत होती है धनुष कोंडी से। और धनुष कोंडी कहाँ पर? अभी बताया आपको पंबन द्वीप पर है। इसकी टोटल लंबाई 48 किलोमीटर है। और इसका निर्माण किससे हुआ है? प्रवाल के कोरल या उसको बोलते हैं मूंगा के डेड बॉडी से बने हुए हैं। तो चूंकि ये डेड बॉडी से बना होगा तो ये क्या होगा? ये एक तरह से चूना क्षेत्र होगा, ठीक है ना। क्योंकि इन जीवों की हड्डियां क्या होंगी? गलेंगी और हड्डियों में क्या है? कैल्शियम। तो यहाँ पर किस क्षेत्र का जमा मिलेगा? चूना क्षेत्र का मिलेगा। अगर इस सेक्टर में अगर आप जाके सामने से देखेंगे तो नज़र नहीं आएगा, ऊपर से देखेंगे हम लोग सैटेलाइट से, तब ये लाइन आपको नीचे नज़र आता है, ठीक है ना। तो राम सेतु क्लियर हुआ। राम सेतु क्या कर रहा है? पंबन को तिलैया मन्नार से जोड़ रहा है, मतलब भारत को श्रीलंका से जोड़ रहा है। इसकी शुरुआत होती है धनुष कोंडी से। धनुष कोंडी कहाँ पे है? पंबन द्वीप पर। इसकी लंबाई 48 किलोमीटर है। और इसका निर्माण किससे हुआ? प्रवाल से या कोरल से या मूंगा जीव से के डेड बॉडी से, मरे हुए उनके शरीर के अवशेष से। और ये किस तरह का क्षेत्र होगा? ये चूना क्षेत्र होगा, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं हम लोग पाक स्ट्रेट, ठीक है। मन्नार की खाड़ी। देखिए
पहले तो हम लोग समझते हैं स्ट्रेट, इसी को कभी कभी पैसेज, इसी को कभी कभी जलसंधि, इसी को कभी कभी जलडमरू मध्य, स्ट्रेट, पैसेज, जलसंधि या जलडमरू मध्य भी कहा जाता है। देखिए होता क्या है, जैसे एक लैंड ये है और एक लैंड ये है और ये वाटर बॉडी है, इधर भी वाटर बॉडी है, इधर भी वाटर बॉडी है। जैसे इसी फिगर में देखेंगे तो ये आपका पाक की खाड़ी है और ये मन्नार की खाड़ी है। ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये नैरो पार्ट है, ये नैरो पार्ट है, ये क्या कर रहा है, इन दोनों लैंड को अलग कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों वाटर बॉडी को क्या कर रही है, जोड़ रहा है। तो स्ट्रेट होगा, पैसेज होगा, या जलसंधि होगा, या जलडमरू मध्य होगा। तो ये क्या करता है कि दो लैंड को अलग करता है और दो वाटर बॉडी को आपस में जोड़ता है। अगर डेफिनेशन के रूप में अगर हम देखेंगे कि क्या है ये जलडमरू मध्य, तो आप ये देखिएगा अगर ध्यान से, तो ये डमरू की तरह नजर आता है, नहीं बजाने वाला, डमरू की तरह। इसी वजह से इसको बोलते हैं क्या, जलडमरू, जलडमरू मध्य बोलते हैं। तो जलडमरू का डेफिनेशन निकालने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा ये, कि जल का वैसा संकरा भाग, नैरो भाग, जल का वैसा संकरा भाग, नैरो भाग, जो दो लैंड को अलग करता है और दो वाटर बॉडी को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर पाक स्टेट है, ये क्या कर रहा है, पंबन द्वीप को और तिलैया मन्नार को या भारत को या श्रीलंका को अलग कर रहा है। ठीक है। और ये पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है। तो ये पाक स्टेट क्या होगा, जलडमरू मध्य होगा, इसी को बोलते हैं जलडमरू मध्य। ठीक है, क्लियर है। तो आइए देखते हैं पाक स्टेट। तो पाक स्टेट क्या कर रहा है, ये पाक स्टेट क्या कर रहा है, पाक स्टेट जो है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को आपस में जोड़ रहा है और भारत को श्रीलंका को अलग कर रहा है। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया कौन सा, पाक स्टेट। क्लियर। अब आइए हम देखते हैं, एक भारत सरकार के द्वारा परियोजना बनाई गई थी, नाम सुने होंगे, सेतु समुद्रम नहर परियोजना। ठीक है ना, सेतु समुद्रम नहर परियोजना। इसकी जो घोषणा की गई थी ये 2005 में की गई थी। ठीक है ना। लेकिन इसका प्रथम प्रस्ताव 1860 में ब्रिटिश कमांडर थे एडी टेलर ने दिया था। तो ये क्या, इसमें करना क्या था कि मन्नार की खाड़ी, पाक स्टेट और आपकी पाक की खाड़ी को जोड़ते हुए एक नहर का निर्माण करना था, और वो जो नहर था उसी का नाम रखा गया था सेतु समुद्रम नहर। भारत सरकार ने इसकी घोषणा की थी 2005 में, लेकिन भारत सरकार से पहले ही ब्रिटिश पीरियड में ही एडी टेलर ने इस प्रस्ताव को रखा था। कब, 1860 में। इनके रखने के बाद भारत आज़ाद हुआ, बहुत सारा चीज़ हुआ, ध्यान नहीं गया, लेकिन 2005 में सेतु समुद्रम परियोजना को लाया गया भारत सरकार के द्वारा। इसमें क्या करना है, एक नहर बनाना है, और नहर जो होगा वो मन्नार की खाड़ी को, पाक स्टेट को और पाक की खाड़ी को जोड़ते हुए एक नहर बनेगा। इस नहर की जो टोटल लंबाई होगी, नहर की जो लंबाई होगी 167 किलोमीटर, इसकी जो चौड़ाई होगी वो 300 मीटर, और इसकी जो गहराई होनी थी वो 12 मीटर। तो जो नहर बनना था उसकी टोटल लंबाई थी 167 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई थी 300 मीटर, और इसकी जो गहराई थी वो 12 मीटर। आखिर ये बनाया क्यों जा रहा था, बनाया इस वजह से जा रहा था, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोचीन है, केरल का जो बंदरगाह है, और इस जगह पर आपका तमिलनाडु का है चेन्नई। अभी क्या है कि किसी जहाज को, किसी भी शिप को या जहाज को अगर चेन्नई जाना होता है
तो वो पूरे श्रीलंका का क्या करता है, चक्कर लगा कर जाता है। जब श्रीलंका का जब चक्कर लगा के वो जाता है तो वैसे कंडीशन में 36 घंटा समय लगता है। अगर ये नहर बन जाता तो श्रीलंका का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसी नहर से जहाज़ कहाँ चला जाता, चेन्नई। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि जहाज़ों को चेन्नई पहुँचने में, चाहे उस रूट की तरफ जाने में 36 घंटे समय की बचत होती। समय की बचत होती, ईंधन भी बचता, समय की बचत, ईंधन की भी बचत, तो जो प्रोडक्ट हो जाता उसकी कीमत क्या हो जाती, कम हो जाती। लेकिन हुआ क्या कि इस क्षेत्र में जो शिव मंदिर है तो एक तरह से धार्मिक आस्था का केंद्र है और इस मन्नार की खाड़ी से मोती का उत्पादन किया जाता है, पर्ल मोती का उत्पादन किया जाता है और इस क्षेत्र में मछली का भी उत्पादन होता है। तो जहाज़ों का आने जाने से क्या होता है कि इस एरिया के इन्वायरमेंट पर गलत प्रभाव पड़ता है। तो इसी धार्मिक और पर्यावरणीय कारणों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर भी क्या कर दिया, स्टे कर दिया, रोक लगा दिया। ठीक है ना। तो धार्मिक और पर्यावरणीय कारणों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर रोक लगाया है। अब भविष्य की बात है कि अब क्या इसमें निर्णय आता है, लेकिन फिलहाल अभी इसको रोका गया है। तो क्लियर हो गया सेतु समुद्रम परियोजना क्या है। तो सेतु समुद्रम परियोजना के अंतर्गत मन्नार की खाड़ी, पाक स्टेट और पाक की खाड़ी को जोड़ते हुए एक नहर का निर्माण करना था जिसकी लंबाई 167 किलोमीटर, चौड़ाई 300 मीटर और गहराई 12 मीटर होनी थी। और इससे क्या होता है कि जहाज़ों को श्रीलंका के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलती और इसकी समय की कितनी बचत होती, 36 घंटे की। ठीक है ना। लेकिन फिलहाल इस योजना को अभी क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है। ठीक है, चलिए तो क्लियर हो गया ये। तो देखिए अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं भारत के पड़ोसी देश, नेबर कंट्री कितने हैं। तो भारत के पड़ोसी देशों में एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे तो थोड़ा समझने में आसानी होगी। ठीक है ना। देखिए भारत के पड़ोसी देशों में देखेंगे तो ये वाला पार्ट है, ये है पाकिस्तान, ये वाला पार्ट में है अफगानिस्तान, इस पार्ट में है आपका चीन, ये वाला जो सेक्टर है यहाँ पर आपका है नेपाल, इस सेक्टर में देखेंगे तो यहाँ पर है आपका भूटान, यहाँ पर देखेंगे तो आपका है म्यांमार और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कौन है, बांग्लादेश। ठीक है। नीचे वाले पार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर है श्रीलंका और यहाँ पर 0 डिग्री इक्वेटर के पास कौन सा है, मालदीव। ठीक है। अब देखिए इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन बनता है कि भारत के टोटल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, पड़ोसी देश कितने हैं, कुल पड़ोसी देश तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और कौन सा हो गया 9, मालदीव को लेकर, तो ये 9 है। ठीक है। अब क्वेश्चन जिससे बनाता है, जैसे बनाएगा तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि भारत के नेबर कंट्रीज़ में, पड़ोसी देशों में कितने ऐसे देश हैं जो कि भारत के बाउंड्री को टच नहीं करते। ठीक है ना। तो बाउंड्री को टच नहीं करने वालों में श्रीलंका है और यहाँ पे मालदीव है। ठीक है। एक चीज़ और जानिए, ये वाला जो पार्ट है ये LOC का है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत और चीन के बीच में बॉर्डर बनाता है। तो इसमें दूसरे तरह क्वेश्चन बनता है। जैसे क्वेश्चन अगर जनरल क्वेश्चन अगर बनता है कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है जो भारत की सीमा को टच नहीं करते, तो इसमें श्रीलंका और मालदीव क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। जब निकल जाएंगे तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर बनता है कि भारत के विवादित क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए
तब भारत के कितने ऐसे पड़ोसी देश होंगे जो भारत की सीमा को टच कर रहे होंगे, ठीक है ना। तब वैसे कंडीशन में देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका पार्ट पीओके वाला है, पाक ऑक्युपाई कश्मीर, तो इस पार्ट को निकालना पड़ेगा। तो वैसे कंडीशन में अफगानिस्तान की भी सीमा भारत से नहीं लगेगी। तब क्या हो जाएगा हमारा आंसर 6, ठीक है ना। तो जनरल क्वेश्चन होगा कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो 9। भारत की सीमा को टच नहीं करने वाले पड़ोसी देशों में श्रीलंका और मालदीव को अगर हटा देंगे तो बचेंगे कितने, 7। अगर विवादित एरिया वाला भी हटा देंगे, एलओसी पीओके वाला पार्ट को भी हटा देंगे तो हो जाएगा कितने, 6, ठीक है ना। ये हो गया हमारे कितने पड़ोसी देश के। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको तैयार कर रखेंगे। ये हमेशा क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे आते रहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत के कितने ऐसे पड़ोसी देश हैं जो कि भारत से 3 तरफ से घिरे हुए हैं, 3 तरफ से। तो देखिए इसमें एक है आपका नेपाल, 3 तरफ से घिरा हुआ है। एक है आपका भूटान, ये भी घिरा हुआ है। और यहाँ पे कौन सा है, बांग्लादेश। तो 3 तरफ से घिरे हुए पड़ोसी देशों में देखेंगे तो एक हो गया आपका नेपाल, एक हो गया आपका भूटान, और एक हो गया कौन सा आपका बांग्लादेश। 3 हो गए ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत के पड़ोसी देशों में कितने ऐसे पड़ोसी देश हैं जो किसी भी वाटर बॉडी को टच नहीं करते, किसी भी जलीय भाग को। तो जलीय भाग में देखेंगे तो श्रीलंका और मालदीव तो वाटर बॉडी में ही है, ये तो निकल गया। इसके अलावा ये बांग्लादेश करता है किसको, बंगाल की खाड़ी को, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है, ये भी निकल गया। म्यांमार भी टच करता है बंगाल खाड़ी को, ये भी निकल गया। पाकिस्तान भी टच करता है यहाँ पे अरब सागर को, ये भी निकल गया। तो बचे कितने, एक हो गया अफगानिस्तान, दूसरा हो गया चाइना, एक हो गया नेपाल और एक हो गया भूटान, ठीक है। अब देखिए जब चीन की बात है तो चीन के पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है। तो चाइना भी टच कर रहा है किसको, पैसिफिक ओशियन को, प्रशांत महासागर को। तो आंसर कौन सा हो गया, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। 3 हो गया। कौन कौन सा हो गया, 3। नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। ये 3 ऐसे देश हैं भारत के पड़ोसी देश जो किसी भी वाटर बॉडी को टच नहीं करते, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन चेंज किया और आपसे दोबारा क्वेश्चन ये पूछा कि विवादित क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो वैसे कंडीशन में भारत में कितने ऐसे पड़ोसी देश हैं जो किसी भी वाटर बॉडी को टच नहीं करते। तब ऐसे कंडीशन में पीओके वाले रीजन की वजह से किसको निकाल देंगे, अफगानिस्तान को। तो अफगानिस्तान ये निकला। तो अब हमारे पास बचा कौन, नेपाल और भूटान। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, नेपाल और भूटान, ठीक है ना। तो क्या हुआ, टोटल पड़ोसी देशों की संख्या 9, टच नहीं करने वालों में श्रीलंका और मालदीव। अगर पीओके वाला पार्ट को हटा देंगे तो अफगानिस्तान भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है ना। 3 तरफ से घिरे वाले देशों में नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। और वाटर बॉडी को टच नहीं करने वालों में नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है। अगर पीओके वाले सेक्टर को निकाल देंगे तो बचेगा कौन सा, नेपाल और भूटान, ठीक है।